करें स्टार्ट। ओके, पहला डेरिवेशन है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बार मैग्नेट रखना है। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। और उसके दरमियान में अपने एक बार मैग्नेट रखना है, ठीक है। बार मैग्नेट में एक पोल नॉर्थ पोल रहता है, एक पोल साउथ पोल रहता है, राइट है क्या। ओके, एक इसको एंगल कुछ तो भी थीटा एंगल के ऊपर मैंने क्या कर दिया हूँ, रख दिया हूँ इसे, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है उसकी। ज़ाहिर सी बात है कि वो अलाइन होना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन को रोटेट करेंगे अगर अपन, ऐसे मूव करेंगे, रोटेट करेंगे अगर, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या, वर्क डन है ना। पोटेंशियल एनर्जी में तो वर्क डन, तो वर्क डन निकालना पड़ेगा बेसिकली। और अगर एंगुलर पोटेंशियल एनर्जी अपन ऐसे निकाल रहे, एंगुलर मोशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे, तो वर्क डन के अंदर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बजाय टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इतना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अब बच्चों हमको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो मुझे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होना पड़ता। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है तो छोटा सा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर की बात चल रही है ना, उसको रोटेट कर रहे हैं हम ऐसे पोटेंशियल एनर्जी फिल करने के लिए उसके अंदर, तो हम उसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉ इंटू डी थीटा। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे कुछ लिमिट के साथ, थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट दे देंगे इसे कुछ। और टॉ का फॉर्मूला हम जानते हैं एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी होता ना, टॉ एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पर इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 एज इट इज एम बी साइन थीटा एज इट इज डी थीटा लिख देंगे, राइट है क्या। फिर बच्चों एम बी बाहर निकाला आपने, है ना, और क्या बच गया यहाँ पर, इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2 में साइन थीटा इंटू में डी थीटा, राइट है क्या। फिर आपने एम बी एज इट इज लिखा, ओके। साइन थीटा का कन्वर्जन कितने हो, माइनस कॉस थीटा, ओके, थीटा 1 से थीटा 2 में इसकी लिमिट आ गई। हाँ, इतना समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं। 3 नंबर का डेरिवेशन आएगा एग्जाम में, आएगा तो ये, ओके। अब बच्चों हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और इसको एम बी कॉस थीटा की लिमिट बिठा लेते हैं, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। हम इनिशियली सेट करते हैं, ऐसे सपोज करके चल रहे, इजी करने के लिए हम सपोज करके चलते हैं कि स्टार्ट में जो हमारा थीटा था, थीटा 1 वो 90 डिग्री था, ठीक है। स्टार्ट पे थीटा 1 90 डिग्री था। तो सपोज कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी और हमारा जो मैग्नेट ऐसा रखा हुआ था। तो उसके अंदर जब cos 90 की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो u कितना बन जाएगा फिर, माइनस एम बी कॉस थीटा। अच्छा, अब थीटा 1 थीटा 2, जब थीटा 1 को 90 कंसिडर किया जाए तो थीटा 2 के लिए तो फिर वो थीटा बन जाएगा ना। आई मीन दो थीटा क्यों, जब अगर 2 थीटा रहे तो थीटा 1 थीटा 2 लेते, लेकिन अब एक ही बच रहा थीटा तो सिर्फ थीटा लेते, क्योंकि थीटा 1 तो 90 हो जा रहा ना, अब थीटा 2 ही बच रहा, तो थीटा 2 को थीटा 2 क्यों लिखना है, थीटा 1 भी तो लिख सकते हैं उसको, थीटा भी तो लिख सकते हैं उसको, तो बेस्ट है कि थीटा लिख देंगे इसको। तो हमने क्या किया, थीटा 2 का रिप्लेसमेंट थीटा में कर दिया, लिखा हमने ऐसा लिख रहे हैं बोलकर, ओके, वरना वो थीटा की जगह थीटा 2 ही आएगा, ओके। तो ये आ गया अपना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो माइनस एम बी कॉस थीटा होती है, फिनिश। हो गया। अब छोटे से कंसिडर कर देना, देखो पॉइंट पढ़ो। कंसिडर अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट m, एक मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ओके, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन ने बोला था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तो हमने कंसिडर करेंगे उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते b से, b वेक्टर विद एन एंगल थीटा, उसको थीटा एंगल पर रखा हुआ है। सिंपल, कंसिडर करें अपन एक बार मैग्नेट है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और एंगल थीटा से, ओके। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट, टॉर्क कितना होता है, एम बी साइन थीटा, सिंपल ना, ओके। वर्क इज डन, मैंने बताया ना पोटेंशियल एनर्जी जमा करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क इज डन अगेंस्ट एक्सटर्नल टॉर्क एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। देखो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, हाँ। तो हमने वर्क डन किया और पोटेंशियल बनाया। पोटेंशियल फॉर्मूला है थीटा 1 से थीटा 2 टॉ डी थीटा, ओके। ये टॉ ऑफ थीटा जो है ना लिखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि कुछ नहीं भी लिखे तो चलेगा, ये टी को टॉ को टी लिखा हुआ है तो अब टी भी लिखे तो इशू नहीं है, लेकिन ये थीटा नहीं भी लिखे चलेगा, बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स कितनी है, ये टॉ कितना है, इतना है, और डी थीटा एज इट इज, एम बी निकाला बाहर, साइन थीटा का ये हो गया, ये फाइनली अपना आंसर आ गया माइनस एम बी कॉन्स्टेंट। समझ रहे हो क्या? ऐसे। अब इसके अंदर केसेस देखो। केस नंबर 1, अगर थीटा 0 रहा तो कॉस 0 1 हो जाएगा। ओके, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे तो कितना होगा माइनस एम बी। अगर थीटा 180 डिग्री रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी और मैग्नेटिक डायरेक्शन ऐसी, तो क्या हो जाएगा अपोजिट में 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, एम बी बन जाएगा सिर्फ, राइट है। और अगर थीटा 90 डिग्री रहा, 0 180 90 इसमें देखने का, थीटा का 90 डिग्री, कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो हमारा आंसर भी 0। केसेस समझे ना? केस नंबर 1, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रहा, चलो पहले 0, हाँ, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी। सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू इफ 90, cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी u इज इक्वल टू 0। तीसरा, थीटा इज इक्वल टू 180, cos 180 इज इक्वल टू माइनस 1, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी ब्रैकेट में माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज u इज इक्वल टू प्लस एम बी, राइट है क्या? तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेंगी अलग अलग एंगल के लिए। तीसरा सामने आ जाओ, ठीक है। 0 के लिए माइनस एम बी रहेंगी, निगेटिव में चलेंगे, और 90 के लिए 0 हो जाएंगे, है ना। ये बैलेंस समझो, 0 फिर उसका माइनस और ये प्लस, ऐसे। तो ग्राफ के जरिए समझो, ये ग्राफ है माइनस प्लस एम बी, एम बी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ओके, 0 की लाइन पर देखें, 90 पर 0 हो रही है, इसलिए 90 पर 0, ठीक है। ओके, ये कितना है 0 90 180 ऐसा एंगल रखा हुआ है। 0 पर अगर cos 0 लिए थे तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी अपनी माइनस एम बी, तो 0 पर माइनस एम बी, राइट है। 90 पर 0 तो 90 पर 0 ले लिया, फिर 180 पर प्लस एम बी, तो प्लस एम बी ऊपर लिए, यहाँ पर इसके ऊपर 180 पर, फिर तीनों को पॉइंट मिला के जो है। समझ रहे क्या? ग्राफ बिल्कुल आसान है। देखो आपने क्या किया, यहाँ पर एंगल ले लिया 0 90 180, ठीक है ना। अब देखा 0 पर cos 0 रखा था तो कितना आया माइनस एम बी, तो माइनस एम बी नीचे होगा ना, तो माइनस एम बी ऐसा लिखा है इसे, हाँ। फिर 90 पर 0 आया तो 0 को 0 ही लिख दिया, प्लस एम बी ऊपर होगा ना, ऐसा 0 माइनस एम बी प्लस एम बी, ओके। हाँ, आप बतलाओ 180 पर कितना है प्लस एम बी, तो प्लस एम बी 180 पर प्लस एम बी, ऐसे। अभी तीनों को मिलाकर आपने ग्राफ ज्वाइन किया, हो गया। समझ रहे? पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ रहेंगे ऐसे, इजी है ना। अब नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन शुरू होता है टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ अ बार मैग्नेट। अब वही जो एंगुलर ऑसिलेशन कर रहा था बार मैग्नेट, उसका टाइम पीरियड कितना लेंगे उसका ऐसे मूव होने के लिए, पूरा एक चक्कर में। कंसिडर बार मैग्नेट हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट m, वो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड b, मैग्नेटिक मोमेंट m, वो कंसिडर करते रहने का। हाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बातें बोलते रहने का, रखे वाला है इसको, ओके। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क इज अप्लाइड ऑन अ मैग्नेट एंड ड्यू टू रिस्टोरिंग टॉर्क इट ऑसिलेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, ठीक है। अप्लाइड ऑन अ मैग्नेट एंड ड्यू टू रीस्टोरिंग टॉर्क, अपन ने कुछ उसको मूव करके टॉर्क लगाए, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में अपन ने लगाया हुआ है वो एट इक्विलिब्रियम। अब देखो टॉ दो तरह से बनेगा, टॉ का एक फॉर्मूला है आई इंटू अल्फा, ठीक है, और टॉर्क का एक फॉर्मूला हम जानते हैं माइनस एम बी साइन थीटा, अभी जो हमने पढ़ा था, तो राइट है क्या। दो फॉर्मूले हम टॉर्क के जानते हैं, टॉर्क आई अल्फा, टॉर्क एम बी साइन थीटा, ठीक है। टॉ आई को लिख सकते हैं आई एज इट इज, अल्फा को लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना, और टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा एज इट इज, ओके। अब क्या करते हैं, टॉ इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये जो फॉर्मूला है आपका आई, असल में फॉर्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, याद है क्या था ना, तो ये असल में आना चाहिए माइनस, यहाँ पर माइनस आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए, ठीक है।
तो एक टॉर्क तो ये आ गया अपने पास, दूसरा टॉर्क क्या है बतलाओ, एम बी साइन थीटा। ये माइनस को इधर शिफ्ट कर सकते क्या, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस एम बी साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, आई एज इट इज, आई को उधर भेज देते हैं, आई को उधर भेज, डिवाइड में भेज देते उसके, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन में आई साइन थीटा, ये बन गया, राइट है। अगर थीटा बहुत स्मॉल रहा तो उस वक्त पर साइन थीटा किसके बराबर होता, थीटा के बराबर होता, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, थीटा। तो क्या बना फॉर्मूला बतलाओ हमारे पास फिर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, हाँ इधर क्या बच गया, माइनस एम बी अपॉन आई, है ना, क्योंकि थीटा साइन थीटा बन गया थीटा के बराबर, साइन थीटा बराबर थीटा। ओके, अब क्या हुआ, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस का टाइम इधर लाया तो प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट है क्या, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था अपने को, टाइम पीरियड मालूम करो, टाइम पीरियड, सेम डेरिवेशन अपने को जो है तो ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर है, ये वहाँ पर करो कि यहाँ करो, दो भी चैप्टर से कवर हो जा रहा अपना एक ही डेरिवेशन। मैग्नेट के लिए जब उन्हें रोटेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये ऑसिलेशन। अच्छा सुनो, अपनी लीनियर इक्वेशन क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 थी ना, यानी ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये टर्म आ गया, राइट है क्या। तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एम बी अपॉन में आई, समझ रहे हैं ना। ओमेगा स्क्वायर क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन में आई, ईजी एकदम। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई अपॉन में टी, है ना, तो 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू, स्क्वायर करो इसका, है ना, या फिर आसान तरीका क्या करो, यहाँ से स्क्वायर हटा दो और यहाँ रूट लगा दो, यहाँ से स्क्वायर हटाओ यहाँ रूट लगाओ, राइट है क्या। हाँ, तो हमें क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट में एम बी अपॉन आई, अब टी रेसिप्रोकेट करेंगे, ओके, ये बन गया टाइम पीरियड, फिनिश। आएगा समझ में, दो तरीके से काम करें, देख लो, आपने को टाइम पीरियड पता करना था तो हमने सबसे पहला काम करा, टो का एक फार्मूला है एम बी साइन थीटा, राइट है क्या, टो का दूसरा फार्मूला है माइनस नहीं है, प्लस में आई इंटू अल्फा, है क्या, ओके। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेट कर दिया, एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, राइट है। एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगा दिया हमने क्योंकि वो के एक्स वाला फॉर्मेट था हमारे पास, तो ये माइनस में आ गया, आई इंटू अल्फा। तो हमने क्या किया, फिर अल्फा की वैल्यू रखा, तो आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, और ये हो गया एम बी, साइन थीटा बहुत छोटा है तो क्या हुआ, हाँ ओके, माइनस एम बी थीटा। फिर हमने क्या किया, आई को इधर डिवाइड में भेज दिया, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन में आई, फिर इसको इधर ला लिया तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, फिर माइनस इधर आया प्लस एम बी अपॉन में आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। फिर हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कह दिया और इससे कंपेयर किया बाय द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, राइट है। फिर हमने कंपेयर किया, फ्रॉम कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, हमने ओमेगा स्क्वायर की जगह किसको पाया, एम बी अपॉन आई को, क्योंकि एक्स का थीटा हो जाता ना, ये भी एक्सेलरेशन ये भी एक्सेलरेशन, ये भी डिस्प्लेसमेंट ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा की जगह पर आ गया एम बी अपॉन आई, तो ओमेगा की जगह लिखा एम बी आई, ये स्क्वायर हट गया यहाँ से, यहाँ रूट लग गया, और ओमेगा लिख सकते हैं अपन 2 पाई अपॉन टी, तो इज इक्वल टू अंडर रूट में सेम एम बी अपॉन में आई। तो अपने को टी अगर निकालना तो कैसे निकलेगा बताओ, टी इज इक्वल टू, बोलो, अंडर रूट में आई के बजाय एम बी, नहीं आई अपॉन में एम बी, ओके। आई अपॉन में एम बी,
और ये 2 पाई नीचे से ऊपर चले गया, मैंने पूरा एक साथ कर दिया रेसिप्रोकेट करके, फिनिश। समझ रहे हो कैसे करे तो। नेक्स्ट 2 डेरिवेशन हो गया। पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया था, ये भी समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी बोल दो वर्डन, वर्डन बोल तो टॉ इंटू थीटा, थीटा को लिखते डी थीटा, फिर टॉ का फॉर्मूला बिठाने का वहाँ पर एम बी साइन थीटा। 2 भी डेरिवेशन हो गए यहाँ पर। हाँ 2 पाई अंडर रूट में आई बाई एम बी। अब बच्चों ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आई लगा देना। हाँ बार बार रिपीटेड है, ये बहुत पूछता रहता है। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मटेरियल कैसे पूछता है? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एटम। एक एटम है, उस एटम के जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड में जो है तो अपना इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा वो पता करना है। बहुत आसान है। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में जो है तो एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है तो उसके अपोजिट में करंट जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो करंट इधर जाता है। हाँ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थी, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया, करंट इधर गया, राइट है क्या? अब करंट इधर गया तो इस तरह से हमारे अंगूठे को हम ऊपर करेंगे, ठीक है, करंट डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स को लेंगे और अंगूठे को ऊपर करेंगे, तो ये थंब जो है तो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट में जो लगता है वो एंगुलर मोमेंटम लगता है। इतना क्लियर होगा? डायग्राम सिंपल है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक दफ़ा। क्या निकालना है? टॉपिक का नाम मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, ठीक है। डायग्राम एकदम सिंपल है। कंसिडर अ न्यूक्लियस ऑफ अ एटम, ओके, इन एन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन किधर रिवॉल्व कर रहा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट विल रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। ये ऊपर क्या आ जाएगा अपना एम ऑर्बिटल, इसके नीचे क्या आ जाएगा एल, ऊपर वाला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, नीचे एंगुलर मोमेंटम। आगे कितना? देखो पढ़ो आप। कंसिडर करें अपन एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है, ओके। डोर क्लोज करो बेटा, फैन बंद कर दो, ओके। एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास क्या है? m है। अरफात सामने आ जाओ इधर। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, उसका मास m है, उन्हें क्या कर रहा है? रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका रेडियस r है, वो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है। इन द पॉजिटिव न्यूक्लियस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये, इसके अराउंड में घूम रहा है वो। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मास me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस r अबाउट या अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। कुछ भी लिख देने का अपने मन से भाई, जो समझ रहे लिखने का क्या क्या हो रहा, तो उतना कहाँ सोचते बैठता। इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल, अच्छा इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे जरा बतलाओ उन्हें। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक चक्कर लगेंगे 2 पाई आर के, सर्कमफ्रेंस के बराबर अपॉन टाइम का टाइम, राइट है क्या? अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या बनेगा ना 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी भी, राइट है क्या? ओके। मुझे पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन में T, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ने तो चार्ज है ना, चार्ज अपॉन टाइम है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो E अपॉन टी। तो I इज इक्वल टू क्या बन गया? E अपॉन में T कितना मिला अभी अपने को? 2 पाई R, ये V ऊपर चलेगा, EV अपॉन 2 पाई R, राइट है क्या? ये स्टेप नंबर 1, वेलोसिटी से टाइम पीरियड निकाले। फिर दूसरी स्टेप से क्या करें? करंट से अपन ने करंट निकाल दिए। तीसरी स्टेप में क्या करने का बच्चों? अब हमें पता है कि मुझे पता करना है मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, और मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट का फॉर्मूला रहता है I इंटू ए, यानी करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, सिंपल फॉर्मूला है I इंटू ए। हाँ इसको याद रखो, मियाँ से याद रखो, M इजिकल टू आई इंटू ए, M इजिकल टू आई ए, मियाँ, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। करंट मिल गया मुझे, मिल गया क्या? करंट मिल गया, ठीक है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? M ऑर्बिटल इज इक्वल टू आई की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? EV अपॉन में 2 पाई R इंटू में एरिया क्या लिख सकते हैं आप? पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि सर्कल है तो पाई से पाई कैंसिल, क्या हुआ? M ऑर्बिटल इज इक्वल टू R से R स्क्वायर कैंसिल, EV अपॉन में 2, ये EV का एक R ऊपर बचा तो EV R अपॉन में 2, फिनिश। इतना अपने को ड्राइव करने के लिए 3 नंबर के एग्जाम में आता, बहुत रिपीट करता, हर साल रिपीट करता, 3 मार्क का क्वेश्चन। पेपर उठा के देखो, समझ में आता। चलो
तो अपने क्या प्रूफ करना था, EV अपॉन में 2 पाई आर, EV अपॉन में EV R अपॉन 2 था ना, EV R अपॉन 2। हाँ अच्छा, अगर हमको इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मेट में लाना है, अभी किस में मिला अपने को, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट जो मिला वो वेलोसिटी, रेडियस, इलेक्ट्रॉन, ये सब के फॉर्मेट में, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मेट में लाना है। तो फिर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, जरा देखो अपने पास पता है, एंगुलर मोमेंटम होता mvr, है ना, अपने पास v और r तो है, कौन नहीं है, m नहीं है, तो m से डिवाइड m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर e साइड में रखेंगे और m से डिवाइड m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट है क्या, इंटू में 2, ये ऊपर क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम, नीचे 2 me, mvr की जगह एंगुलर मोमेंटम, नीचे a कामा, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इंटू में 2 सामने आ गया, ठीक है, ऊपर क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो EL अपॉन 2me बोल सकते हैं इसको, m ऑर्बिटल, ठीक है क्या। अच्छा, इन दोनों डायरेक्शन कैसे एक दूसरे से, मतलब अपोजिट है ना, अभी देखिए ना अपन डायग्राम के अंदर, ऐसे डायग्राम है, ऊपर कौन जाता है, m ऑर्बिटल और नीचे एंगुलर मोमेंटम, तो m ऑर्बिटल निगेटिव लगाने का E अपॉन 2me, ये वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकती, कांस्टेंट है, इनटू में L, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, बाकी वो वेक्टर फॉर्मेट में लिखो बोला मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, तो ऐसा लिखने का, E अपॉन 2me साइड में लिए, L को वेक्टर लगाए, m ऑर्बिटल में वेक्टर लगाए, ये दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है इसलिए माइनस लगा दिए। मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से अपोजिट है। 3 डेरिवेशन करे अभी तक, टाइम पीरियड का, पोटेंशियल एनर्जी का और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, समझ रहा क्या कि नहीं, ध्यान दो, खासियत नहीं आ रही क्लास को, हाँ, E अपॉन 2me L, नेगेटिव साइन क्या बतला रही है, इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन हैज द नेगेटिव चार्ज एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सिंपल, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट इज अपोजिट डायरेक्शन, सिंपल इतना लिखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है बल्कि लिखने की जरूरत नहीं। ड्राइव द क्वांटिटी फॉर बोहर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, इसकी क्वांटिटी ड्राइव करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, एंड स्टेट इट्स वैल्यू। बोर मैग्नेटॉन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन स्टेशनरी ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट रुके वाला है तो एटम उसके अंदर घूम सकता, नहीं तो नहीं घूमता, इसका बोर का कहना था। देखो, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, कैन रिवॉल्व ओनली इन स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी रुके वाले ऑर्बिट में घूम सकता हूं, नहीं तो नहीं घूम सकता, ठीक है। और क्या होता है, इन विच मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, ठीक है। तो जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल को n बोले तो h अपॉन में 2 पाई, ये होता है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखो, बोहर मैग्नेटॉन की 2 बातें थी, पहली बात उसने कही कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है ऑर्बिट के अंदर तो ज़रूरी है कि वो ऑर्बिट स्टेशनरी हो, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन स्टेशनरी ऑर्बिट, ये कहना था उसका, ठीक है। दूसरी बात ये कही उसने कि उस ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका, ठीक है, वो जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, n को यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल बोल, राइट है क्या, ओके। वो डिफरेंट ऑर्बिट के लिए वैल्यूज बदलते रहेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, हाँ, n की वैल्यू आपने चैप्टर पढ़े ना अभी, वो बोहर थ्योरी वगैरह, हाँ। तो आपके पास इतना समझ में आ गया कि अच्छा, m ऑर्बिटल यहाँ से आप वैल्यूज निकाल के रख सकते हैं। अगर आपको m ऑर्बिटल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, मतलब आप m ऑर्बिटल निकालना है अगर आपको, ये तो इसके स्टेटमेंट हो गए, हाँ। m ऑर्बिटल से बोहर मैग्नेटॉन निकालेंगे, क्या था, EL अपॉन में 2me था ना, ओके, E अपॉन में 2me एज इट इज इनटू में, ये L की वैल्यू अभी मिली कितनी, NH अपॉन में 2 पाई, है ना, तो कितना हो गया बतलाओ, ये NEH अपॉन में, अब n की वैल्यू 1 ले लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, EH अपॉन में 4 पाई m, हो गया ना, E मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, ओके, m, तो ये हो गया m ऑर्बिटल। अब इसकी वैल्यूज जो है ना कांस्टेंट है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 है, ओके,
और फिर h जो है तो 6.63 10⁻34 है ना। 4 पाई की वैल्यू 3.14 है। ये सारे वैल्यूज़ अगर अपन ने पुट कर दिए तो अपने को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती, ठीक है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या मिलती, यहाँ देख लो आप लोग, वो मिलती है अपने को 9.27 ऐसे याद रखो, 9 तिया 27, 9.27 याद रखो, ठीक है। और कभी भी याद रखो m का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। I मतलब करंट एम्पियर में और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बोहर मैग्नेटॉन के लिए पूछा तो इतना कर गया ना। पहले क्या थ्योरी लिखे 2 लाइन ये, फिर उसके बाद इतना फॉर्मूला करके आए। तो बोहर मैग्नेटॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में जो वैल्यू होती है 9.27 होती है। सेकंड ऑर्बिट में इसका डबल, थर्ड ऑर्बिट में इसका डबल, ऐसे ट्रिपल ऐसे करते रहना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इतने रहेंगे। हो गया क्या अभी? ओके, इनटू में -24 है। हाँ, सबके कैलकुलेशन के बाद जो बचा 10 का पावर वो -24 आया। हाँ, अब आते हैं 5 डेफिनेशंस या 6 डेफिनेशंस। ये 6 ऐसे डेफिनेशन है बच्चों, ये 6 डेफिनेशन आपको एग्जाम में बाज़ों का 2 नंबर के लिए कोई 2 डेफिनेशन पूछ लेता है। हाँ, और अक्सर जो पूछे जाने डेफिनेशन है वो है मैग्नेटाइजेशन, गैरो मैग्नेटिक रेशो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अरे सभी छे, कुछ नहीं है इसका, सब पूछा ले छे। हर इसमें कुछ ना कुछ पूछा ले छे। मैं इसकी एक ट्रिक्स बतलाता, ठीक है क्या? इसको याद करेंगे, ट्रिक 6 के 6 डेफिनेशन एक साथ याद करा लेता, ठीक है ना? तैयार है ना याद करने के लिए? इसको एक बढ़िया से ट्रिक बतलाता, शायद मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में बतलाई थी होंगी, और एक दफ़ा देख लो। चलो देखो, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपने? गैरो मैग्नेटिक रेशो ना। तो ये किसका रेशो रहता? ये डायग्राम याद करने का। ये ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला तो अल्लाह है ना। चलो, ये दोनों जो है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे अपन। ओके, तो अपने गैरो मैग्नेटिक रेशो मिल जाएगा। फिनिश, डेफिनेशन हो गई। एम ऑर्बिटल को डिवाइड करे एंगुलर मोमेंटम से तो उसको बोलते हैं गैरो मैग्नेटिक रेशो। गैरो मैग्नेटिक रेशो is defined as the ratio of magnetic orbital moment to the angular momentum. It is given by formula. Finish. ठीक है ना? अच्छा, इसको और कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं, एडजस्टमेंट करके देख लो। इन दोनों का रेशो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा था। एम ऑर्बिटल क्या लिख सकते हैं अपन? अभी लिखा था ना, ई एल टू एम, बोलो ना फिर, अपॉन एल, तो एल एल कैंसिल, क्या बचा? 2 अपॉन ई अपॉन में, हाँ, ई अपॉन में 2 मे। ये भी फॉर्मूला इसका बन सकता, किसका? गैरो मैग्नेटिक रेशो का। बस सिंपल है ना, गैरो मैग्नेटिक रेशो। सेकंड था, क्या था उसके बाद? नंबर 2 मैग्नेटाइजेशन। ओके, सेकंड है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करते कैपिटल एम से, ठीक है। और ये होता है एम नेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था, ट्रिक बनाई थी, ऐसे याद रखो। एम से मुझे या मुझे जो बोलना है तो, ठीक है। एम नेट से मन्नत, मुझे मन्नत, वी से वेगा, मुझे मन्नत वेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो मुझे मन्नत वेगा। एम नेट क्या था? नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम। फिनिश। ओके, फॉर्मूला अगर इसका निकालना मैग्नेटाइजेशन का तो आई इंटू ए इसका फॉर्मूला है ना, अपॉन वॉल्यूम। तो आई मतलब एम्पियर, ए मतलब एरिया मीटर स्क्वायर, अपॉन वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर हो गया। इसकी यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं। एम्पियर के लिए A1 और मीटर के लिए L1, तो L1 ऊपर गया तो L-1, बाकी सब 0 हो गया ना। ये दूसरा था। तीसरा क्या है बच्चों? मैग्नेटिक इंटेंसिटी HBO। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को H से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला HBO। U को O पकड़ो, हाँ, इस तरह से। तो हम लोगों ने ऐसे ही कुछ याद किया था इसको। अब क्या कर सकते हैं, 6 के 6 फॉर्मूले याद करना था। कैसे तो भी हजम कर लिख कर आना है ना, बच्चे ने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो उनके रेशो के लिए कुछ ना कुछ फार्मूला बनाया था ऐसे। तो HBO मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? HBO। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड
या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलो इसको, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। फिनिश, समझ रहे क्या? ओके अब इसके बाद जो हमारा था फॉर्मूला वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय के लिए, तो काय को बोला क्यों मुझे हंसाए, क्यों मुझे हंसाए, राइट है क्या? हाँ, तो मुझे मतलब ये वाला मैग्नेटाइजेशन और हंसाए मतलब इंटेंसिटी। इट इज़ अ रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फिनिश, ठीक है ना। नेक्स्ट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू, म्यू भागे हांगकांग, म्यू भागे हांगकांग, ठीक है ना, इस तरह से याद किया था। तो म्यू क्या है, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होंगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इज रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, नीचे म्यू ओ, ओके। ऊपर वाली मीडियम की रहती परमेबिलिटी और नीचे फ्री स्पेस की। रिलेटिव परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फिनिश, 6 डेफिनेशन 6 फॉर्मूले याद करने से आ जाएंगे, ठीक है। सबके नाम याद कर लो कौन क्या है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सब। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है देखो, मैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटाइजेशन को mz बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को h बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू और रिलेटिव परमेबिलिटी को म्यू आर। इनके नाम याद कर लिए तो रेशियो बोलना आता, ठीक है ना। ये तो एकदम आसान है, मुझे मन्नत वेगा वाला। बी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू फ्री स्पेस की परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये ओ आना चाहिए, हाँ ओके। यहाँ पर क्यू ये काय यानी ससेप्टिबिलिटी, मुझे मतलब मैग्नेटाइजेशन, हंसाए मतलब इंटेंसिटी, म्यू भागे हांगकांग मैग्नेटिक फील्ड हांगकांग दैट इज एच, एच मतलब इंटेंसिटी है ना, एच मतलब इंटेंसिटी। ये देखो थोड़ा घर में बैठ के इसको फॉर्मूला याद कर ले तो हो जाता। हाँ, तो 6 फॉर्मूले क्या थे वो देख लेंगे खाली। सबसे पहला फॉर्मूला mz, मुझे मन्नत वेगा। दूसरा फार्मूला HBO, HBO असल में ओ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओ ऐसा लगा रहे हैं तो HBO बोल रहे हैं उसको। म्यू है नीचे, किसी दौर में एक चैनल हुआ करता है डिस्कवरी का HBO, अभी चलता है कि नहीं चलता पता नहीं, HBO चैनल था इस तरह से, ठीक है ना। ने काय, क्यों मुझे हंसाए, ओके। चौथा फार्मूला, हाँ किसके लिए, इसके बाद म्यू भागे हांगकांग। पांचवा फार्मूला, हाँ म्यू म्यू म्यू, और इसको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पर रिलेटिव लिए तो यहाँ पर ओ लेना, यहाँ मीडियम लेना। फिनिश, सबके डेफिनेशन बोलने आ जाएंगे ना। म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर मतलब रिलेटिव, म्यू एम मतलब परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। फिनिश, ये हो गया आपके डेफिनेशंस। फिनिश। अब आता बच्चों ड्राइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H एंड मैग्नेटाइजेशन M फॉर अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर इन दोनों में रिलेशन बतलाने का, H और M में, H और M का रिलेशन बतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स के लिए आ सकता। सुनो, अगर कोई सोलेनाइड है और उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड होती है मुन्नी, म्यू एन आई मुन्नी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज म्यू एन आई मुन्नी, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड, अगर उस सोलेनाइड के अंदर अपन ने क्या करें, एक रॉड रखे तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो होंगे म्यू नॉट एम, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले याद रखेंगे क्या, देखो एक सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड मुन्नी और इसके क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एम, ओके। 2 हमारे पास फॉर्मूले मिल गए। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दोनों को प्लस करेंगे, म्यू नॉट एम का म्यू नॉट एन आई का प्लस करेंगे, है ना, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी। तो यहां से बच्चों सुनो, ये जो एन आई है ना इसको एच बोल सकते हैं। एन आई क्या होता है, एच। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जितना करंट बढ़ाएंगे उसके हिसाब से मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो H इज इक्वल टू एन आई। एन क्या है, कितने नंबर से टन बढ़ा रहे हैं अपन, करंट बढ़ा रहे हैं, तो एन आई लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, एन आई की जगह क्या लिखा, H लिखा, ओके। तो म्यू नॉट H, अब यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, म्यू नॉट कॉमन निकल गया, तो क्या मिला अपने को, H प्लस में M, राइट है क्या, ये H प्लस में M। अब जो म्यू नॉट बाहर निकला इसको डिवाइड में डाल दिया अपन ने इस तरह से। तो H निकालना है तो यहाँ से H निकाल सकते हैं, M निकालना है तो M निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला फिनिश। रिलेशन निकालना है किसमें, बोलो H में एंड M में। M मतलब mz, मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी में, दोनों रिलेशन बतलाना है। सबसे सिंपल, एक सोलेनाइड है, उस सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मुन्नी के बराबर होती है। फिनिश। दूसरा,
सोलेनोइड में एक रॉड रखे है, ठीक है, वो रॉड के अंदर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होंगी, हाँ मैग्नेटिक फील्ड होंगी रॉड के अंदर, मटेरियल की है या सोलेनोइड की है, तो सोलेनोइड को बी ओ लिखे, मैग्नेट मटेरियल को एम बी एम लिखे, तो ये होते हैं म्यू नॉट इंटू में कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन। दो फॉर्मूले याद करें, अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो ये सोलेनोइड रखे लाए, इस सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, उसके अंदर रॉड रखे, वो रॉड की मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, इन दोनों की वजह से जो नई मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, ठीक है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोलेंगे, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, बी रहेंगी, और वो दोनों का प्लस रहेंगी, बी नॉट प्लस बी एम। ओके, बी नॉट कितनी है मुन्नी, प्लस में म्यू नॉट एम, ठीक है, म्यू नॉट कॉमन निकल गया तो क्या बचा, एन आई प्लस में एम, एन आई को बोल सकते हैं एच, तो क्या मिल गया फिर बतलाओ यहाँ पर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हो गया H प्लस में M, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से B को इधर भेज दिया मैं, तो B अपॉन में म्यू नॉट हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू H प्लस में M। अगर मुझे H निकालना है तो H क्या निकलेगा बताओ, B अपॉन म्यू नॉट माइनस M, ये एक फार्मूला बन सकता। अगर M निकालना है तो क्या बनेगा बताओ, B अपॉन म्यू नॉट माइनस H, ये दो फार्मूले बन सकते। दोनों फार्मूले रिलेशन किसका बतला रहे, H और M का, H और M का। फिनिश, समझ रहे हो क्या, आखिरी डेरिवेशन, इसके बाद चैप्टर फिनिश, फिर मतलब थ्री इसके बाद फिर आप। हाँ, अगर रिलेशन बतलाओ बोला किसमें अपने को क्वेश्चन बोला ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन बतलाओ बोला, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में, परमेबिलिटी मतलब म्यू आर, रिलेटिव बोला क्या, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, नहीं परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, मतलब म्यू और काय में रिलेशन बताओ, ससेप्टिबिलिटी मतलब काय, ससेप्टिबिलिटी मतलब काय, काय में, और परमेबिलिटी मतलब म्यू, इन दोनों में रिलेशन बतलाने का। सेम प्रोसेस करके यहाँ तक फार्मूला लिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस एम, कितना कर सकते हैं ना, H प्लस एम तक काम कर सकते नहीं कर सकते अपन, कर सकते। अच्छा, M के लिए फार्मूला याद रखो, क्यों मुझे हंसाए वाला फार्मूला था ना, तो वहां से M निकाले, तो क्यों हंसाए वो एक साइड चले गया, क्यों इज इक्वल टू मुझे अपॉन में हंसाया था, तो वहां से क्या निकल गया, M निकल गया, तो M की वैल्यू यहाँ रख दी अपन ने, तो M की वैल्यू यहाँ रखने से क्या हो गया, अपने को क्यों हंसाया आ गया, और H यहाँ का H यहाँ का बाहर निकल गया, और फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस काय इंटू H, इसके अंदर क्या आ गया, देखो म्यू नॉट भी आ गया और इसके अंदर काय भी आ गया, तो रिलेशन किससे बन गया, ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी। मतलब यहाँ जो डेरिवेशन करे ना, ये स्टेप तक सेम, ये स्टेप तक सेम करने का। अब ये स्टेप के बाद देखो कैसा करेगा अपन, ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट सेम, H सेम, प्लस में ये क्यों मुझे हंसाए वाला फॉर्मूला था, क्यों मुझे हंसाए, तो यहाँ से मुझे निकालने का, तो मुझे क्या बनेगा, क्यों हंसाए, तो क्यों हंसाए आ गया इधर, है ना, इस तरह से याद रखो। B इज इक्वल टू हंसाए बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस काय इंटू में H, ये रिलेशन में क्या है अपने पास, म्यू भी है और काय भी है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन दी म्यू एंड काय। फिनिश, ओके, हाँ, म्यू एंड काय, ओके। अच्छा, अब एडवांसमेंट अपने को और करने का है, तो अपने को और एक फॉर्मूला पता है HBO वाला, तो यहाँ से HBO से अपन ने म्यू निकाल दिए, तो म्यू की वैल्यू क्या निकली, B अपॉन H, B अपॉन H, B की वैल्यू क्या निकली, म्यू इंटू H, तो अपने पास B की वैल्यू जो है, तो वहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, म्यू इंटू H रख सकते हैं यहाँ से, है ना, HBO वाला फॉर्मूला जो है अपना, तो वहाँ से क्या करें अपन ने B निकाल दिया, HBO, तो B निकालना है तो O उधर चलेगा, मतलब O मतलब म्यू, ये वैल्यू अपने पास आ गई। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर B की जगह क्या लिख दिया, म्यू H, अब म्यू H रख दिया अपन ने, तो म्यू, ये म्यू एक है और इधर म्यू नॉट है, तो म्यू के अपन म्यू नॉट आएगा और H से H कैंसिल होगा, तो क्या मिला, म्यू अपन म्यू नॉट किसकी क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी ना, 1 प्लस का रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर होता है। बहुत न्यूमेरिकल जबरदस्त आते हैं इसके ऊपर। हाँ, क्या मिला था अपने को, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस H, 1 प्लस काय इंटू में H, B की जगह क्या लिख सकते बोले अपन ने, HBO, तो अपन ने क्या करे, B निकालना है, तो म्यू इंटू H लिखे, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट 1 प्लस काय H एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर B की जगह पर म्यू H, तो H से H कैंसिल, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है बच्चों, R होता, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू R, हाँ, रिलेटिव परमेबिलिटी, ओके, म्यू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस काय, सही है क्या, तो म्यू R की वैल्यू रहती 1 प्लस काय, सिंपल न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्या बोलकर कि उसने अपने काय दे दिया, म्यू आर पता करो, तो बस 1 प्लस करने का, या फिर म्यू आर दे दिया, काय पता करो, तो म्यू आर लेने का, उसमें से 1 माइनस करने का। फिनिश, बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझ रहे क्या, हो गया डेरिवेशन, फिनिश हो गया यहाँ पर।
तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखने का। अब रे बच्चों, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, इन्हें क्या बोला था, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर सेम क्वांटम नंबर नहीं रखते। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव अ सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, मतलब उन्होंने सेम डायरेक्शन में नहीं घूम सकते, एक अगर ऐसा घूम रहा तो एक ऐसा घूमेगा। ये पॉलीज थ्योरी का बोलना था, इसका प्रिंसिपल का बोलना था, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ रहे हैं अपना भी। हाँ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो किधर रिवॉल्व हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा, सपोज करो, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन दोनों में अलग अलग है, इधर इधर है तो इधर इधर है, तो इसके करंट की डायरेक्शन इधर है तो इसकी करंट डायरेक्शन इधर है, राइट है क्या। तो करंट डायरेक्शन के हिसाब से इनका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट डिक्लेयर होगा। इसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है तो इसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन चेंज तो करंट डायरेक्शन दो ऑर्बिट में करंट डायरेक्शन चेंज तो इनके मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज। अब ये एक के ऊपर एक के नीचे तो एक दूसरे के ऑर्बिटल मोमेंट को भी क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, राइट है क्या। अब पढ़ो थ्योरी, इसके अंदर क्या होता, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप। अब जो घूम रहा ना इन्हें, ये करंट कैरिंग लूप की तरह दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा तो करंट कैरिंग लूप की तरह दिख रहा, कोई मसला नहीं है। दिस मटेरियल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मटेरियल जो भी है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आखिरी के शेल में हो, ठीक है ना, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को अपने यहाँ पर ले लिया हुआ है। ऐसे कोई मटेरियल जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल ऑर्बिट में हो सके, वो लास्ट ऑर्बिट की स्टडी कर रहे हैं अपना। अब लेंस लॉ के हिसाब से अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस हो जाता, ईएमआई के अंदर पढ़े थे बात अपन ने। हाँ ओके, अपोजिट डायरेक्शन में होता, लेकिन आउट ऑफ द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन in one loop the direction of current is same as that of induced current, hence net current increases। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि इन पेयर के बारे में डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन इन वन लूप, एक इलेक्ट्रॉन जब एक लूप में का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इन्हें ऐसे घूम रहा तो उसके करंट के डायरेक्शन जो भी रहेंगे तो उस दूसरी डायरेक्शन दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, अब इसके अपोजिट करंट और इसका नीचे वाला करंट समझ लो, ठीक है। इन्हें ऐसा घूम रहा मतलब -5, इन्हें ऐसा घूम रहा मतलब +5, करंट एम्पियर, ओके, एकदम आसान है। ये डायग्राम समझो, देखो ये ऐसा घूम रहा तो +5, मिसाल के तौर पे ऐसा घूम रहा -5, राइट है। लेकिन इसका अपोजिट वाला जो करंट जनरेट हो रहा तो ये +5 का अपोजिट क्या होगा, -5, और ये -5 इसको हेल्प करेंगे इसके करंट को बढ़ाने में। तो वही बात बोला, आप सुनो, हाँ आप थ्योरी पढ़ो, मस्त समझ लेंगे अब। हाँ, आउट ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन लूप द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ इंड्यूस करंट। देखो हाँ, इंड्यूस करंट डायरेक्शन और जो डायरेक्शन अपने करंट की थी वो अगर सेम हो जाती है तब, जैसे देखो इंड्यूस करंट कौन सा था, माइनस में जो जनरेट हुआ, मेरा प्लस था उसको माइनस मिला ना, और जो ऑलरेडी एक माइनस में था, तो ऐसा अगर हो गया हेंस नेट करंट बढ़ जाएगा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में, अच्छा इसके लिए उन्हें बढ़ेगा और इसके लिए इन्हें बढ़ेगा, है ना, नेट करंट ऐसे एक दूसरे को बुलाएंगे। इन अदर लूप द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ, अरे यार और मजे की बात है, अभी क्या समझा है, एक लूप की बात करें तो उसके करंट को नीचे ने बढ़ा दे रहा था, लेकिन उसको देखे तो उन्हें भी तो उसका इंड्यूस कर रहा ऊपर, तो इसका कम कर दे रहा, नेट करंट डिक्रीजेस। एक केस को देखे तो इंक्रीज कर दे रहा, दूसरे को देखे डिक्रीज कर दे रहा, राइट है ना। ओके, देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर क्या होता, देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बनने वाला है। ये केस है कॉपर, गोल्ड मेटल और बिस्मथ, ये मटेरियल के अंदर ऐसा कुछ होता है कि लास्ट शेल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनके, ये कहानी करते हैं उन्होंने, समझ रहे क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ऐसे समझो कि जिसके अंदर एक ऑर्बिट के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाला भी इलेक्ट्रॉन, मतलब वो फॉर पर्टिकुलर शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए, समझ रहे हो क्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैसा होता भाई, पहले अपन ऐसे भरते जाते इलेक्ट्रॉन को, फिर रिवर्स में ऐसे आते, है ना। अच्छा, खाली एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रहता था, मतलब सपोज करो, हाँ इसको अपन अनपेयर्ड बोलेंगे ना, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये, इसको अनपेयर्ड बोलेंगे, लेकिन यहां पर आ गया तो फिर ये क्या हो गया, तो अपनी पेड की स्टोरी पढ़े, अनपेयर्ड की नहीं पढ़े। हाँ, डायमैग्नेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर्ड रहते हैं। अच्छा, अब डायमैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, ये पॉइंट्स को जो है तो आपने यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर लेना, कौन सी प्रॉपर्टीज है उसकी, ठीक है ना, पढ़ लेना उसको, रीड कर लेना एक बार। अब पैरामैग्नेट के अंदर क्या होता है, सुनो,
पैरामैग्नेटिक मटेरियल मीन्स द सब्सटेंस विच हैविंग द अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या थे पेड, इसमें क्या रहेंगे, लेकिन अनपेड भी, इसमें भी उतने बहुत ज्यादा अनपेड नहीं रहते अनपेड, लेकिन फेरोमैग्नेट के अंदर बहुत ज्यादा अनपेड रहते। समझ रहे क्या, डाय में पूरे पेड, पैरा में थोड़े अनपेयर, और उसमें पूरे के पूरे अनपेयर आगे तक। पैरामैग्नेट में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दैट द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। हाँ, वहां पर इस पैरामैग्नेट में क्या हो जाता है, नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाता, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मीन्स a substance which having unpaired electron due to that net magnetic dipole moment is not zero। उसके अंदर जीरो क्या हो रहा था, इन्हें उसके ऊपर लगा देने से इन्हें इंक्रीज करा तो इन्हें डिक्रीज करा, दोनों मिलकर जीरो हो जाते। बैलेंस करना, जीरो का मतलब जीरो कभी नहीं रहता, बैलेंस हो जाता। समझ रहे कि नहीं, कोई चीज जीरो नहीं होती फिजिक्स के अंदर, मतलब वो बैलेंस हो जाती। समझ रहे बात को। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है देखो, डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। क्यों सर, क्योंकि ऊपर ही जाने वाले। अच्छा, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से कितने की जोड़ी बन सकती है, देखो सपोज करो 4 की जोड़ी बन गई, 5वें की नहीं बनी तो एक ज्यादा होगा तो नॉट जीरो, 2 ज्यादा हो गए, समझ रहे, 3 की जोड़ी बन गई, 2 ज्यादा हो गए तो फिर नॉट जीरो, सबकी जोड़ियां आ गई तो जीरो, इसका डायपोल मोमेंट ऊपर इसका नीचे तो जीरो कर देगा। लेकिन अनपेयर में ऐसा होता क्या, नहीं होता। अच्छा, एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहना तो इन्होंने ऐसा रहते, उनके डायपोल के रैंडम ओरिएंटेड रहते। अच्छा, एक्सटर्नल वीक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया ना, थोड़े थोड़े अलाइन होते, पूरे अलाइन, ज्यादा अगर एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया ना पूरे पूरे क्या हो जाते, अलाइन हो जाते। ओके, जैसे जाए, सिंपल है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दोनों क्या होते, अलाइन हो जाते। अब क्यूरीज लॉ क्या था वो सुनो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। हाँ, आईएमपी लगा देना इसको भी। मैग्नेटाइजेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सिंपल, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल जो है ना उसकी बात करेंगे। मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सैंपल, यानी एक छोटा सा मटेरियल है, ठीक है, उसके एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ऐसा लिखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी लिख सकते हैं। तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके लिए सर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। मतलब मैग्नेटाइजेशन बढ़ाना है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, और मैग्नेटाइजेशन कम करना है तो उस मटेरियल गर्म करो। समझ रहे क्या, इन दोनों को इक्वेट करेंगे अपन तो बी एक्सटर्नल अपॉन टाइम आ जाएगा यहाँ पर, और ये कांस्टेंट लग जाएगा बी एक्सटर्नल अपॉन टाइम, राइट है क्या। तो ये सी को बोलते हैं अपन क्यूरीज कांस्टेंट, और इस लॉ को बोलते हैं क्यूरीज लॉ। क्या बोला है, अगर कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके सैंपल की बात करें, थोड़ा सा टुकड़ा लेके स्टडी करेंगे उसका, ठीक है ना। तो हमने देखे कि अगर हमने मैग्नेटाइजेशन बढ़ाना है तो मैग्नेटिक, अपन जैसा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिए तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया। फिर हमने देखा कि मैग्नेटाइजेशन अगर कम करना है तो हमने टेम्परेचर को बढ़ाए तो फिर मैग्नेटाइजेशन कम हो गया। हाँ, तो फिर हम दोनों को इक्वेट कर दिए, mz इज इक्वल टू सी बी एक्सटर्नल अपॉन में टी। ये सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, ओके, क्यूरीज कांस्टेंट। ओके, रिलेशन बिटवीन दी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर। भाई रिलेशन अगर बतलाना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर में तो m इज इक्वल टू सी बी एक्सटर्नल अपॉन टी। ओके, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h होता है, ठीक है। क्यों मुझे हंसाए, तो मुझे निकाले, है ना, क्यों हंसाए, तो यहां पर m की वैल्यू को q काय इंटू h अपने को जो मिली, ठीक है। तो यहां से अपन ने काय की वैल्यू निकाले तो क्या मिला अपने को, m अपॉन h इज इक्वल टू काय। इसको इक्वेशन नंबर 1, क्यों मुझे हंसाए, ये पूरा छोड़ दो, इतना याद रखो, क्यों मुझे हंसाए। ये फॉर्मूला था m इज इक्वल टू सी बी एक्सटर्नल अपॉन टाइम, ओके, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके ना। यहाँ पर m अपॉन h इज इक्वल टू काय, ये 2 इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखिए, इक्वेशन नंबर 1, ओके। फिर दूसरी अपने को एक फॉर्मूला और पता है HBO वाला, तो HBO से B निकाले, देखो इधर से क्या निकाले, m अपॉन h, इधर से क्या निकाले अपन ने, B निकाले। अब अपने पास m का फॉर्मूला है C म्यू नॉट, और यहाँ पर ऊपर क्या था देखो, ये हमारे पास B एक्सटर्नल था, तो B एक्सटर्नल की जगह क्या रखे अपन ने, C एज इट इज, और B की जगह पर म्यू h, ओके, अपॉन T। अब ये म्यू जो था ना इसको डिवाइड में ला लिए, h को डिवाइड में ला लिए तो C म्यू नॉट T आ गया, m अपॉन h, ये निकाले थे ना B, m अपॉन h काय, तो यहाँ पर क्या मिल गया अपने को, काय। तो काय क्या मिला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब ससेप्टिबिलिटी भी टेम्परेचर के बढ़ाने पर कम होती है। समझ रहे हो क्या, अपना फॉर्मूला क्या ड्राइव करे थे अभी अपन ने, बोलो, ये फॉर्मूला ड्राइव करे, ठीक है ना। mz क्या मिला, c b एक्सटर्नल अपॉन में क्या था, टेम्परेचर, तो b एक्सटर्नल का फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है ना, b एक्सटर्नल, ठीक, कहाँ से निकालते हैं अपन, HBO, ओके।
तो एच बी ओ कैसे निकालेंगे, बी निकालना है, बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू एच अपॉन में म्यू। ओके, तो यहाँ से बी की वैल्यू अपन रख सकते हैं, एच बी ओ अपॉन में था ये, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बोलो फिर, ये क्या बनेगा जल्दी बोलो। हाँ माइनस भी आ जा रहा, वाह। बी एच इंटू म्यू नॉट, ओके एच इंटू म्यू नॉट आ गया क्या इस जगह पर। अच्छा एम जेड आ गया यहाँ पर, ठीक है। एम जेड के अपॉन में क्या कर सकते हैं अपन, एच को ला सकते हैं, इज इक्वल टू सी इंटू म्यू नॉट अपॉन में टी। ओके, ये टर्म क्या कहलाता है, काए। ओके, सी म्यू नॉट अपॉन टेम्परेचर, फिनिश। अगर सी को निकाल दिए तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिल जाएंगे अपने को। सी और म्यू नॉट कांस्टेंट है वहाँ पर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आखिरी टॉपिक, ठीक है, चैप्टर फिनिश। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भाई उन दोनों से स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द इंट्रैक्शन ऑफ नेबरिंग डाइपोल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इनका आपस में जो नेबरिंग यानी इनके एक आपस में डोमेन्स होते हैं, तो इनको फेरोमैग्नेटिक स्टडी कहते हैं डोमेन्स थ्योरी के ऊपर। तो इनके जो नेबर्स रहते हैं ना, मतलब जैसे पड़ोसी ग्रुप समझ लो, जैसे अभी तुम तीनों जो है तो चारों बेस्ट फ्रेंड है, तो एक जैसा बैठे, एक जैसे कपड़े पहने एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, और एक लाइन में अलाइन है। तो अब वो तीनों दोनों अलग दोस्त है तो एकदम चिपक गए हो, और तुम तीनों फ्रेंड तुम इधर आ गए, बीच में गैप आ गया, राइट। लेकिन तो इनके अंदर भी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, अपने अपने डोमेन बना लेते। अब ये दोनों इधर, इन्हें इधर देख रहा तो इन्हें बोलेगा मैं भी इधर ही देख, तो इन्हें इधर देख रहा तो इन्हें भी इधर, ऐसे दो 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 ऐसे डोमेन मतलब छोटे छोटे एरिया बना लेते, राइट। क्या नो, ये एरिया बना लिए। अब अपन ने क्या करें विदाउट एक्सटर्नल फील्ड में ऐसा, लेकिन जैसा अपन एक्सटर्नल फील्ड दे दिए कि सब के सब डोमेन जो तो कोलैप्स हो जाते हैं और एक जाइंट डोमेन बनाते हैं। जाइंट डोमेन मतलब बड़ा डोमेन बना लेते हैं उन्हें, ठीक है ना। एक बड़ा डोमेन बनाने से क्या होता है, ये पूरे पूरे अब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। लेकिन ये कब की बात है, बिफोर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर आफ्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके ना। अच्छा, ऐसे डोमेन वहां नहीं बनते, कहां पर, पैरा में नहीं बनते, जैसे डोमेन यहां बनते, ठीक है ना। तो अब यही थ्योरी को अपन ने पूरा लिखे वाला है कि भाई ये डोमेन वॉल रहती है, डोमेन एक्सिस क्या रहता है, पूरा लिखा हुआ है। सुनो, ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन द डायपोल अलाइन देमसेल्फ इन द सेम डायरेक्शन इन ए स्मॉल रीजन कॉल्ड एज डोमेन। डायपोल क्या करते हैं, अपने अपने स्मॉल रीजन के अंदर एक दूसरे को अलाइन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, डोमेन। द साइज इट्स इज, अब जो डायपोल का जो साइज है ना वो ऐसे साइज का रहता है, ठीक है ना। ओके, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम इतने रहते हैं। द कॉमन डायरेक्शन ऑफ डायपोल ऑफ अ सेम डोमेन इज कॉल्ड डोमेन एक्सिस। जैसे इसका डोमेन एक्सिस ये ऐसा रहेगा, इसका ऐसा, इसका ऐसा। डायपोल की जो डायरेक्शन है कॉमन, वही डायरेक्शन डोमेन एक्सिस की भी रहती फॉर पर्टिकुलर डोमेन। ये अलग अलग 6 डोमेन है यहाँ पर, राइट है ना। एक मिसाल के तौर पर तुम 10 भी बना सकते, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, कितने डोमेन बना सकते। द बाउंड्री बिटवीन द एडजेसेंट डोमेन विद द ओरिएंट, अब ये जो बाउंड्रीज दिख रही है ना, ये जो, तो इसको बोलते हैं डोमेन वॉल। क्या बोलते हैं, डोमेन वॉल, ठीक है ना। ओके, व्हेन द मटेरियल इज प्लेस्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डायपोल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन अ डायरेक्शन बी एक्सटर्नल। जैसा अपन ने इसको रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, तो सबके सब अलाइन हो जाते किसमें, हाँ, एक डायरेक्शन के अंदर। लेकिन अभी ये सब वॉल टूटे नहीं, हाँ, सिर्फ अलाइन हो गए, सब इन्हें इधर, इन्हें इधर, इन्हें भी इधर, इन्हें भी इधर, इन्हें भी सब इधर। लेकिन जैसा अपन एक्सटर्नल फील्ड बढ़ा देंगे, इफ द एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीजेस अलाइनमेंट ऑफ डायपोल इंक्रीजेस। अब थोड़े अलाइनमेंट नहीं भी हुए होंगे तो पूरे अलाइन हो जाते हैं। फिर अपन और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डालिए तो ऑल डोमेन कोलेज टुगेदर एंड फॉर्म जाइंट डोमेन। उन्होंने क्या करते, पूरे अपने अपने आप को तोड़ देते ऐसा और एक बड़ा डोमेन बना लेते। ये मिसाल ऐसी है, जब क्लास में टीचर नहीं रहा तो सब बच्चे अपने अपने ग्रुप बना के बातें करते बैठते, इन्हें इसका दोस्तों ग्रुप, उसका दोस्तों ग्रुप, उसका दोस्तों। जैसे क्लास में सर आ गए, सब एक डायरेक्शन में आए थे। समझ रहे बात को, इस तरह से। अब एक वैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं अपन, क्या कोई स्ट्रॉन्ग सर नहीं आए, जैसे कोई काम कर रहे सिस्टर आ गए एग्जाम्पल, तभी बच्चे थोड़े अलाइन हो जाते, लेकिन पूरे के पूरे अलाइन होते क्या, जैसे सच कोई स्ट्रॉन्ग टीचर आ गए क्लास के अंदर के बच्चे पूरे, तो वैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपन दे दिए तो पूरे बच्चे अलाइन हो जाते हैं। तो वैसे पूरे डायपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पूरे अलाइन हो जाते हैं। लेकिन कम अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रही, हल्की रही, तो क्या होगा, अलाइन तो होंगे लेकिन डोमेन तोड़ेंगे एक दूसरे को, जाइंट डोमेन नहीं बनेंगे, है ना, अपने अपने डोमेन के अंदर अलाइन हो जाएंगे, ऐसा समझ लो। हाँ, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस द डोमेन आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। वो डोमेन के टेम्परेचर बढ़ाने पर डोमेन क्या होते, पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली देन डोमेन आर कोलैप्स एंड फेरोमैग, अच्छा अब क्या हो जाते हैं, उनकी बुरी हालत हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाए वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते, फेरो बन जाते पैरा, और बढ़ा टेम्परेचर तो पैरा बन जाता डाई। समझ रहेगा, उनकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज रहती है ना वो डिक्रीज होती जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है ना।
ओके उसका एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, का इज इक्वल टू सी अपॉन में टी माइनस टी सी, ये फॉर्मूला याद रखो, नहीं भी याद रखो कोई मसला नहीं, खाली इतना बोलो टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से क्या होता, पैरा फेरो पैरा में कन्वर्ट और पैरा डाई में कन्वर्ट। हाँ आगे पीछे हुआ था बोलने में इससे पहले। हाँ अब लास्ट है हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व में क्या है, ये थ्योरी को समझने का, हाँ कैसे उन्होंने डोमेन ने बतलाए थे डायपोल डायरेक्शन चेंज करते वो समझने का। विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में जो रिलेशन बतलाता है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको अपन, हिस्टेरेसिस कर्व। ओके अब देखो ये हिस्टेरेसिस कर्व है, ठीक है, यहां से ऐसे 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 मूव हो रहा है। तो यहां पर जैसे आप पहला पॉइंट पढ़ो, यहां पर सबसे पहला पोर्शन ओ से ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा, पोर्शन ओ से ए, यहां पर अपन ओ से ए चले गए। हाँ ये इधर क्या प्लॉट करे वाला है, इधर प्लॉट करे वाला है मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी इंटेंसिटी, और इधर क्या प्लॉट करे वाला है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके बी, पहला पॉइंट, इफ द करंट इंक्रीजेस देन मैग्नेटिक इंटेंसिटी H also increases, hence dipole of a rod align themselves in the direction of magnetic field, hence B increases। देखो जैसे अपन ने क्या करें, यहां पर करंट को इंक्रीज करा तो इंटेंसिटी बढ़ गई, क्यों सर, H इज इक्वल टू NI, करंट इंक्रीज इंटेंसिटी इंक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही, देखो इंटेंसिटी इधर इंक्रीज हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायपोल भी अलाइन हो रहे, डायपोल भी अलाइन हो रही मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो रही। तो करंट बढ़ा तो इंटेंसिटी बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, ये बतला रहे हो, समझ रहे क्या, ओ से ए के डायरेक्शन में। अब आगे पढ़ो नेक्स्ट। अब इफ द सैचुरेशन, if a current increases continuously then that is strong magnetic field all dipole of magnetic material in the direction of magnetic field means the occur saturation state, मतलब करंट एक लिमिट तक बढ़ेंगे और जितने डायपोल है सारे के सारे अब अलाइन हो गए तो उससे ज्यादा क्या हो सकता। अब डायपोल 10 है, अपने करंट बढ़ाए तो इधर करंट बढ़ाने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग करे। आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे ना, मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे, ठीक है ना, करंट के बढ़ाने से क्या होगा, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगी। ऐसा समझो सोलेनोइड यहां पर किसका काम कर रहा है, मैग्नेटिक का काम कर रहा है। करंट बढ़ाए, इंटेंसिटी बढ़ाए, इंटेंसिटी मतलब H बढ़ाए, H बढ़ाए तो मैग्नेटिक डायपोल ऐसे थे कैसे भी गए तो ऐसे हो गए, सीधे हो गए, सीधे हो गए। अब अपने पूरा करंट बढ़ाया, अब सीधे हो गए, अब इससे ज्यादा क्या हो सकते, तो ऐसी स्टेज को अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते, उसको तो सैचुरेशन, समझ रहे क्या, और सैचुरेशन मिलता पॉइंट ए के ऊपर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। करंट कितना बढ़ाते रहो उससे तो कुछ होने वाला नहीं। हाँ अब क्या करे, तुमने करंट को कम करे, करंट कम कर रहे तुम तो क्या हो रहा, देखो एक टाइम ऐसा आ रहा कि करंट कम करते जा रहे, करंट मतलब इंटेंसिटी कम कर रहे, बेसिकली करंट कम कर रहे, क्योंकि H इक्वल टू NI है ना, करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी अपन अगर कम कर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही, हो रही, और यहां पर आगे अगर आप इस पॉइंट के ऊपर तो आप देखेंगे कि करंट आपने जीरो कर दिया लेकिन पूरे की पूरे डायपोल अभी मिस अलाइन नहीं हुए, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ, तो ये खासियत है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कि उनको अगर अपन ने क्या कर दिए, पूरा करंट जीरो भी कर दिया, इंटेंसिटी जीरो भी कर दिया, तो उनके डायपोल जो है ना तो इधर उधर होंगे लेकिन पूरे के पूरे डाया के जैसा पूरे बिखरेंगे नहीं इधर उधर किधर भी, समझ रहे क्या, पैरा मैग्नेट के अंदर जैसे बिखरे हुए थे पूरे किधर भी तो वैसा पूरे बिखरेंगे नहीं, थोड़े से उन्होंने अगर ऐसे थे डायपोल सब स्ट्रेट तो वो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर भी अभी देखो ये 3-4 डायपोल दिख रहे हैं आपको अगर कि सेम डायरेक्शन में से, बाकी सब तो इधर उधर हो गए, तो वैसा जो उसके अंदर होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड बचे वाली और हिंगिच पूरे के पूरे उन्हें मिस अलाइन नहीं होंगे, बिखरेंगे नहीं, सब स्ट्रेट हो गए थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए। जैसे मिसाल सर आ गए थे क्लास के अंदर, पूरे के पूरे बच्चे कॉन्सेंट्रेट में आ गए थे, पहले कैसा था पूरे बच्चे बिखरे हुए थे, सर आ गए क्लास में तो पूरे बच्चे कॉन्सेंट्रेट में आ गए, सर चले गए तो आधे बच्चे कॉन्सेंट्रेट में रहे बोर्ड की तरफ अलाइन रहे लेकिन बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो गए। तो सेम कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे, यहां से यहां तक जो आए अपन पहले यहां से यहां तक का लेवल था, अब इतना लेवल, इतने बच्चे डिस्टर्ब हो गए लेकिन इतने बच्चे भी अलाइन है, समझ रहे क्या। तो वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो जीरो हो जाए लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो ना हो, उसको बोलते हैं अपन रिटेंटिविटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता व्हाट इज रिटेंटिविटी, तो सिंपल, अ पॉइंट एट विच मैग्नेटाइजिंग फोर्स मींस मैग्नेटिक इंटेंसिटी बिकम जीरो बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो, दैट पॉइंट कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। फिर हमने क्या करा, अभी क्या करें, देखो हमने करंट को ऐसा, हमारे पास हाथ में स्विच है, रेगुलेटर है करंट को कम ज्यादा करने का, बढ़ाए करंट को तो पूरा ऐसा बन गया ग्राफ, जब कम करे जीरो कर दिए, पूरा करंट जीरो कर दिया, इंटेंसिटी जीरो हो गई लेकिन डायपोल अलाइन मिस अलाइन नहीं हुए पूरे के पूरे। हमको क्या, अब डायपोल को बोलना है कि मिस अलाइन हो तो हमने क्या करे, करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाया ऐसा, तो करंट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डायपोल पर असर होने लगा कि अब हमको डायरेक्शन बदलना पड़ेगा,
तो डायपोल क्या करे, फिर अपने डायरेक्शन बदलते गए। अब क्या हुआ, वहां पर मैग्नेटाइज, अब डायपोल पूरे के पूरे मिसअलाइन हो गए। इस पॉइंट पर क्या हुआ, डायपोल पूरे मिसअलाइन हो गए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूरी जीरो कर दिया उन्होंने। अलाइन है मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, अलाइन नहीं है मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अपन जो करंट दे रहे, इंटेंसिटी दे रहे, उन्हें जीरो नहीं हुई ना, उन्हें तो माइनस में बढ़ती जा रही। समझ रहे क्या? तो वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए लेकिन मैग्नेटिक इंटेंसिटी माइनस में रहे या फिर बड़ी हुई रहे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कोर्सिविटी। ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए लेकिन मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो ना हो, उसे कोर्सिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी उसका उल्टा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहे और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो जाए तो रिटेंटिविटी, और उसका उल्टा कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बची रहे, उसे कहेंगे हम कोर्सिविटी। अब अपन अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ेंगे, करंट अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेंगे, पूरे अब अपोजिट ऐसे हो जाएंगे दोनों। पहले ऐसे थे ना डायपोल, अब मैंने बढ़ाया करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ना ऐसे हो टेढ़े मेढ़े हो गए, अब पूरे ऐसे अलाइन हो जाएंगे। फिर अलाइनमेंट आ गया, सैचुरेशन फिर आ गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया सैचुरेशन। पहले सैचुरेशन ऐसा आया था, पूरे अलाइन ऐसे हो गए थे, अब पूरे अलाइन ऐसे हो गए। समझ रहे क्या? ये सैचुरेशन मिला, फिर डायरेक्शन चेंज करो, फिर सेम आएगा, कोर्सिविटी रिटेंटिविटी सब आएगा, फिर सैचुरेशन, फिर जैसे अपन करंट को ऐसे करते रहेंगे वो ऐसे होते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, ऐसे डायरेक्शन ऑफ डायपोल ऐसे होते रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे सेम डायरेक्शन में, ऐसे। समझ रहे ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर समझो, अपन इंटेंसिटी बढ़ाए तो सबके सब ऐसे हो गए ना। तो पहले ये लेवल था उनका, यहां से निकले यहां गए सबसे स्टार्ट में, हाँ ऐसे निकले ऐसे गए, समझ लो ओ से ए, ठीक है क्या? बट बाद में क्या हुआ, जैसा अपन करंट कम करते गए, मतलब इसकी करंट ये डायरेक्शन को अपन कम करते गए, इसको अपन रिवर्स लेते गए या कम करते गए, समझ लो, ठीक है ना? अब इतना तो नहीं करेंगे, अब जीरो करेंगे, इसको जीरो कर देंगे। जीरो कर दिए तो क्या हुआ, ये पूरे के पूरे डायपोल जो है ना तो मिस अलाइन नहीं हुए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई, इंटेंसिटी अपन ने जीरो कर दिया, करंट जीरो इंटेंसिटी जीरो, H इज इक्वल टू NI, करंट जीरो इंटेंसिटी जीरो। हाँ मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलो उसको, ये H बोलो, इंटेंसिटी बेस्ट है, हाँ ऐसे होगा वो। इस पॉइंट को बोले अपन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन इंटेंसिटी जीरो है, इंटेंसिटी जीरो मतलब करंट जीरो है, ठीक है? तो ऐसे पॉइंट को क्या बोले अपन ने, रिटेंटिविटी, ठीक है क्या? ओके। अब देखो उसके बाद फिर क्या करें अपन ने, करंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू करे, इधर सारे के सारे अब मिस अलाइन होना शुरू हो गए, अब ऐसे हो गए, ये सब के सब डायपोल हो गए ऐसे, समझ रहे क्या? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो, समझ रहे? अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जीरो होगी, सब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए बोल के, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी जीरो हुई, इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही ना, ऐसी बढ़ रही है इंटेंसिटी, करंट बढ़ रहा अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद हमने क्या किया, करंट को और बढ़ाना शुरू करा, तो फिर डायपोल पूरे क्या हो गया, ऐसे ऐसे, अब ऐसे रिवर्स हो गए, ऐसी बन गया डायग्राम। तो फिर हमको सैचुरेशन मिल गया रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है? फिर हमने इसको क्या किया, दोबारा जो है तो इसको चेंज किया और फिर उन्हें जो है तो ऐसे बने, मतलब ये ग्राफ फिर ऐसी आएंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्या, हम रिटेंटिविटी कोर्सिटिविटी मिला, फिर यहाँ पर रिटेंटिव मिलेगा, फिर यहाँ पर कोर्सिटिविटी मिलेगा, रिटेंटिविटी कोर्सिटिविटी, फिर यहाँ पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए वो पॉइंट याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड छे भी, हाँ ये इंटेंसिटी है। जहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड बची रहे तो वो पॉइंट को क्या बोले अपन, रिटेंटिविटी। यहाँ पर क्या है, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड बची रहे, मैग्नेटिक फील्ड बची रहे और इंटेंसिटी जीरो हो जाए तो इसको रिटेंटिविटी। यहाँ पहले रिटेंटिविटी आई फिर कोर्सिटिविटी, यहाँ पर भी सेम, पहले रिटेंटिविटी फिर कोर्सिटिविटी, है ना? ये RC ऐसे होगा, समझ रहे कि नहीं? ऐसे। तो ये पूरी अपने को थ्योरी यहाँ पर बोले वाली, देखो आप पढ़ो अब इसको, तुम पोर्शन A से B पढ़ लिए थे क्या, A से B। अब A से B में क्या हो रहा है देख लो, हाँ पोर्शन A से B। नाउ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू जीरो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब करंट जीरो हो गया, बट मटेरियल स्टिल मैग्नेटाइज, मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइज ही रहा, अलाइनमेंट जैसी वैसी रहा, ठीक है? रिटेंटिविटी, अब वो पॉइंट को रिटेंटिविटी बोलते हैं, हाँ ये पॉइंट को देखो जहां पॉइंट मिला अपने को, द स्टेज एट विच मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज जीरो बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो कॉल्ड एज रिटेंटिविटी, राइट है? ओके। पोर्शन BC क्या है, अब नीचे आ रहे अपन, BC से में क्या हो रहा,
नाउ करंट हाउ रिवर्स डायरेक्शन, करंट चेंज कर दिया अपन ने, पहले जीरो करंट करे थे, अब करंट रिवर्स कर दिए, तो क्या हो गया, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल स्टार्ट टू डिक्रीज एंड रिड्यूस टू जीरो, फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, लेकिन इंटेंसिटी जीरो नहीं हुई, तो फिर उसको कोर्सिविटी बोले, द स्ट्रिंग एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो बट इंटेंसिटी इज नॉट जीरो, दैट इज कोर्सिविटी। समझ रहे क्या? अब रिपीट मारने का उस कुछ सी डी डी ई एफ, फिर दोबारा कोर्सिविटी आरिवत लिखने का अपन। इलेक्ट्रोमैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट को बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट को। तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्लास 10th में था ये, अभी नहीं आता, 9th-10th में था ये, तो पूछता नहीं है, वो खाली बतलाया क्या रहता, तो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर था अपना EMI, इसके बाद बिल्कुल फौरी आता EMI, तो उसकी शुरुआत करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलता, थोड़ा दे दिया उसने, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन उसके बाद है, तो हाँ, तो ये चैप्टर आपने पढ़ना है, और इसके अंदर से मेन पॉइंट जो है तो आप सुन लो। सबसे पहले क्या पढ़े अपन, पोटेंशियल एनर्जी, राइट है क्या? दूसरा पार्ट टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट, तीसरा पार्ट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, चौथा पार्ट रिलेशंस मैग्नेट इंटेंसिटी में, ये मैग्नेटाइजेशन में, पांचवा ससेप्टिबिलिटी एंड म्यू में, छठा रिलेशन काय में, है ना, ओके, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू सी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में टेम्परेचर, क्यूरीज लॉ, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अपने। फिर उसके बाद डाया, पैरा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े, और फाइनली हिस्टेरेसिस कर्व्स। हिस्टेरेसिस कर्व में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या? कोर्सिविटी किसको बोलते हैं? सीवीटी और डिटेंटिविटी, ये 2 टॉप पॉइंट जो है तो डेफिनेशन है, पूछ सकता, डिफाइन कोर्सिविटी, डिफाइन रिटेंटिविटी, तब पूरा डायग्राम नहीं बनाने का, खाली वो पॉइंट के ऊपर कौन जीरो हुआ तो क्या होता, बस समझ रहे क्या? इतना लिख दे तो हो जाता, खत्म अपना, पूरा चैप्टर ऐसा अपना फिनिश होगा। न्यूमेरिकल देखेंगे, नोट सेंड करेगा ग्रुप के अंदर, हाँ, ये न्यूमेरिकल देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, पानी है पीने के लिए, समझा ना चैप्टर? थ्योरेटिकल पार्ट मैंने डेरिवेशन तुमको 5 अच्छे से बतला दिया, बाद में वो पैरा डाया फेरो तुमको याद रखना पड़ेगा, इससे इस ग्राफ को भी अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बट उसको याद करना पड़ेगा, देखिए उसको, हाँ, थोड़ा टाइम, डेरिवेशंस मैंने समझा दिया अच्छे से, अब न्यूमेरिकल देखो, हाँ। क्वेश्चन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नीशियम इज, ये टेम्परेचर दे दिया T1, ठीक है, और उसकी ससेप्टिबिलिटी मतलब दे दिया Chi1, राइट है क्या? एट व्हाट टेम्परेचर द ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज बाय, इतनी ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना, Chi2, ओके, और मुझे टेम्परेचर पता करना है T2। सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि अपने पास जो काय है ससेप्टिबिलिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर रिलेशन बतलाए थे, तो Chi1 T1 इज इक्वल टू Chi2 T2 लिख सकते हैं, राइट है इसको अपन। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है बच्चों, अपने क्या निकालने का है, Chi2 निकालना है, Chi2, तो Chi2 निकालना, तो Chi2 क्या बनेगा बतलाओ जल्दी से, T1 टेम्परेचर निकालना है क्या, हाँ T2 ये निकालना है, ओके ना, तो T2 निकालना है तो क्या हो जाएगा Chi1 अपॉन Chi2 इंटू में T1, तो Chi1 कितना है, Chi1 ये है ना, तो Chi1 Chi2 है और T भी है, तो क्या निकल जाता, T2 निकल जाता, फिनिश, सिंपल एकदम न्यूमेरिकल। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोले, कुछ बोले क्या? देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हाँ, ये काम का क्वेश्चन है तुम्हारे, या ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में, हाँ। देखो क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज एक्स, मतलब ससेप्टिबिलिटी काय दे दिया उन्होंने, Chi1 इज काय है, ठीक है ना, एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 300
केल्विन, हाँ। एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब T2 निकालने का है, ओके। काय2 कितना दिया, x/3, ठीक है क्या। फॉर्मूला क्या था अपना, अभी बोलो। काय1 अपॉन काय2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, टेम्परेचर और काय। तो ये 1 लिए तो 1 2 लिए तो 2 1 लेना पड़ेगा, है ना। काय1 कितना दिया, काय2 कितना दिया, काय अपॉन 3, T2 पता करना है, T1 कितना दिया 300, कैंसल, ये 3 ऊपर चलेगा, 300 900 हो जाएगा क्या आंसर, फिनिश, है ना। आंसर 900। अब 900 उन्हें क्या डिग्री, अपना केल्विन में 900 आया, तो डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो माइनस में 273 कर देने का, फिनिश। समझ रहे क्या। सिंपल न्यूमेरिकल, देखो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में बार बार पूछते जाते हैं, ठीक है। जो बतला रहा हूं वो न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, हाँ। सब तो कर सकते हो तुम, देखो हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब काय ऑफ विस्मित दे दिया, है ना। कैलकुलेट रिलेटिव परमिबिलिटी, अरे फॉर्मूला था ना, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय। मैंने बोला था ना आपको काय मालूम, पर म्यू आर मालूम करो बोला तो प्लस कर देने का काय में, और काय मालूम करो बोला तो म्यू आर माइनस कर देने का, हो गया क्वेश्चन फिनिश। समझ रहा ना। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत काम का है तुम्हारा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया, काय दिया ना, और क्या बोला उसने, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है ना। इन द मैग्नेटिक फील्ड द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ओवर द विदाउट इट, ओके। जो भी काय देंगे इंटू में 100 लगा देने का, फिनिश। काय कितना है 2.3 10⁻⁵ इंटू 100 करे तो -3 होगा आंसर। जो भी काय रहेगा परसेंटेज इंक्रीज मालूम करो बोला, इंटू में 100 लगा दिया, आंसर फिनिश। समझ रहे क्या। 2.3 10⁻⁵ दिया, काय दिया, और परसेंटेज इंक्रीज मालूम करो बोला, इसको मल्टीप्लाई करने का 100 से परसेंटेज इंक्रीज मिल जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सेम क्वेश्चन सुनो आप, शायद अपने इस किताब में नहीं होगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो बनने चाहिए थे इसके ऊपर। चलो ये क्वेश्चन देखो, 3 मार्क के लिए पूछ सकता। अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 700 गॉस। जब 700 गॉस में दिया उन्हें 10⁻⁻⁴ लगा के टेस्ला कर देने का, 700 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। व्हेन इट्स एक्सिस मेक एन एंगल 30 डिग्री। अब वो जो बार मैग्नेट है ना, वो एंगल जो बना रहा 30 डिग्री बना रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ। एक्सपीरियंस टॉर्क दे दिया, ओके। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट
मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है अपने को, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, टॉ इजिकल टू एम बी साइन थीटा फॉर्मूला लिख लेते हैं। एम निकालना है तो बी साइन थीटा हो जाएगा टॉ अपॉन में बी साइन थीटा, ओके। और थीटा की वैल्यू अपने 30 डिग्री दिया ली है, बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 7 दिया रही, 10 टू पावर -4 लगा, गॉस करे 700 थी तो 7 × 10 टू पावर -4 कर दिए, तो वो 2 0 कट गए, वो 2 ऊपर से पॉइंट कम हो गए, 10 टू पावर -2 बच गया, ठीक है। और m पता करना है और टॉ की वैल्यू भी दे दिया क्वेश्चन ने, सब दे दिया, तो यहाँ से क्या मिल गया अपने को, m मिल गया। टॉ इजिकल एम बी साइन थीटा है ना, तो क्वेश्चन में b दे दिया, साइन थीटा 30 दे दिया, टॉ दे दिया, तो यहाँ से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सोचने का है थोड़ा, पहले तो चिलर था। नेक्स्ट, एंड द वर्क डन इन मूविंग इट्स मोस्ट स्टेबल टू द मोस्ट अनस्टेबल। भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ रहता, मैग्नेट 0 पे, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल 180 पर, ठीक है ना। तो थीटा 1 मोस्ट स्टेबल 0 ले लो, और थीटा 2 मोस्ट अनस्टेबल कितना लेते हैं, फिनिश। तो मोस्ट स्टेबल टू द मोस्ट अनस्टेबल पे जाने का अपने को, कितना, मोस्ट स्टेबल 0 और फिर थीटा 2 180। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट ना, अपने फॉर्मूला ड्राइव करे थे ना, ये वाला W इजिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालो बोला ना, वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये वाला फॉर्मूला एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। असल माइनस बाहर था ना, तो माइनस से ब्रैकेट खोले अपन ने, अंदर माइनस शिफ्ट करे, तो थीटा 1 पहले आएगा, थीटा 2 बाद में होगा। उसमें फॉर्मूला थीटा 2 पहले था, थीटा 1 बाद में था, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 था, तो यहाँ पर उल्टा होगा, क्यों सर, माइनस गैप करे अपन यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो एम बी तो दिया है अपने, कॉस थीटा 1 कितना आएगा 0 और कॉस थीटा 2 180, और कैलकुलेशन से अपना वर्डन मिल जाएगा, हो गया क्या, 1 माइनस -1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये पूरे आंसर को मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आ रहा है समझ में, इस तरह से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अ मैग्नेट नीडल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट दिया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर, आई इंटू ए, आई मीन्स करंट, मीटर स्क्वायर एरिया, ओके, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी क्या दिया, एम दे दिया, हाफिज साहब, हाँ, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया, ठीक है। इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6 सेकंड्स, 6 सेकंड में उन्हें क्या कर रहा, 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा, तो 1 सेकंड में कितने कर रहा, तो अपन 6 अपॉन में 10 लगा देने का, ठीक है। 6 अपॉन 10 कर दिया अपने 1 सेकंड में कितने, 0.6 हो जाता, राइट है ना, इस तरह से 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा उन्हें 6 सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड को कितना टाइम लग रहा, 0.6 सेकंड लगेंगे, राइट है ना, ओके। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है अपने को। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, T इजिकल टू अंडर में आई अपॉन एम बी इंटू में 2 पाई बाहर, तो फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई अंडर में आई अपॉन एम बी। मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, आई पता क्या करो बोला, क्वेश्चन है टाइम व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी पता करो बोला, तो बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, एम दे दिया, टी दे दिया, अच्छा स्क्वायर है ना, रूट है, स्क्वायर कर दिए, हट गया, 2 का 4, पाई का पाई स्क्वायर, आई का आई एम बी, रूट हट गया, टी का टी स्क्वायर हो गया, सब वैल्यू बी पता करना है, तो बी को एक साइड ले ले, बाकी सबको एक साइड भेजिए, खत्म। फॉर्मूला याद करना, टी इजिकल 2 पाई अंडर में आई अपॉन एम बी, बी पता करना है, एम दे दिया, आई दे दिया, सब दे दिया, कर सकते क्या क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा इसमें देखो, अब सेम क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में दिया और एक प्रैक्टिस सेट में दिया, यहां बोलो, अ बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेटा निकालो इसमें, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना दिया, 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ग्राम 500 10 टू पावर ग्राम से अपने क्या जानेगा किलोग्राम में, ठीक है, तो -3 ग्राम से किलोग्राम, बड़े की तरफ जा रहे हैं तो -3, सेंटीमीटर से मीटर -2 का स्क्वायर -4, ये हो गया ग्राम से किलोग्राम और मीटर से मीटर स्क्वायर, हाँ ऐसे सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर, 500 ये 2 गया, ओ -7 लिख दे, चलो, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया क्या, ये यूनिट आ जाएगी, हाँ इसकी। नेक्स्ट बोलो क्या दिया, और 10 ऑसिलेशन पर मिनट, ओके,
10 ऑसिलेशंस पर मिनट दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया, n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके कितना है 10 ऑसिलेशंस पर मिनट, ऑसिलेशंस पर मिनट, पर सेकंड निकालना होता है ना, तो n इज इक्वल टू 10 अपॉन में 60, 0 0 कैंसिल, आंसर इज 1/6। तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा, 1/6 का उल्टा 6 सेकंड, टाइम पीरियड मिल गया क्या, फ्रीक्वेंसी का उल्टा रहता ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, m पता करना है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, याद करो, ठीक है 0.36 गॉस 10⁻⁻⁻ में 4 टेस्ला। हाँ आंसर m पता करना है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m i अपॉन में mb, राइट है। स्क्वायरिंग कर लिए तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू में i अपॉन में mb। अब क्या पता करना है अपने को, बोलो पता क्या करना है, b ना, m पता करना है, m, तो m इधर भेज देंगे, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन में b, और ये t नीचे आ जाएगा, राइट है क्या, 4 t स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर 9.87 लगभग 872, ओके इंटू में आई मोमेंट ऑफ एनर्शिया 505 इंटू 10⁻⁻5, ओके अपॉन b 0.36 10⁻⁻4 इंटू टाइम 6, सही है ना। हम्म 36 कर दो फिर, 6 का 36, ये पॉइंट को कैंसिल, 10⁻⁻4 -6 बना, -6 ऊपर गया, +6 बना, +1 बचा, +1 मतलब 50, ओके 4 इंटू 9.87 इंटू 50 अपॉन 36 इंटू 36, राइट है, 4 ना है 36, 9 1 9 1 9, आगे आंसर, ठीक है। जितना कर सकता था मैंने कर लिया बोर्ड पर, बाकी हो गया, ठीक है। ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं इसके अंदर, 1 2 न्यूमेरिकल बच गए होंगे, ठीक है, कभी टाइम मिला तो वो न्यूमेरिकल ले लेंगे, फिनिश, ठीक है।